थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा पिछले 24 घंटे से, लेकिन मैं लगातार चेस करता रहा कि जिस ऑडियंस के सामने, जिन बच्चों के सामने मुझे बैठना है, हमारा ये शो है, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। और इन्होंने बिल्कुल व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि मैं बार बार सुनता आ रहा था, बार बार मैंने देखा कि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, उनमें से एक देश है भारत। और उसमें भी राजस्थान करीब 63% आबादी जो है वो कामकाजी आबादी है। और जब ऐसी युवा आबादी किसी देश में होना तो एक बहुत बड़ा अवसर होता है, और इस अवसर को अगर हमने सही दिशा नहीं दी तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो कैसे इस आबादी को, युवा आबादी को हम लोग एक सही दिशा दे सकते हैं, जो चुनौतियां उसको कैसे दूर कर सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इनसे बेहतरीन कोई शख्स हो नहीं सकता। तो आप सभी लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर साहब का। सर, आपने दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व एथलीट के तौर पर किया, अब एक पॉलिसी मेकर के तौर पर पिछले कई सालों से कर रहे हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि इसमें कौन सा एस्पिरेशन था जो आपको बार बार गाइड करता रहा, प्रेरणा देता रहा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, अब चलते हैं कुछ पॉलिसी मेकिंग के लिए करें। अब पॉलिसी मेकिंग में चूंकि मैं आपको पिछले कई सालों से जानता हूं, हमेशा इस बात की आपको चिंता रहती है कि जो हम कर रहे हैं उसका फायदा लोगों को मिले। लक्ष्मण, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जैसे लक्ष्मण ने अभी कहा, आज मुझे यहाँ पर होना नहीं था, मैं दिल्ली में था, लेकिन इकोनॉमिक रीजनिंग के साथ साथ लक्ष्मण को इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आती है। और मैं रात को 3 बजे जयपुर पहुंचा, एंड 2 कारण थे उसके। एक तो ये विषय बहुत अच्छा था जिसके अंदर हम जो यूथ का डिविडेंड की बात कर रहे हैं, और हम इस कॉलेज में आकर आप सबसे बात कर रहे हैं, और दूसरा लक्ष्मण के साथ बैठकर ये इंटरव्यू करना। सो कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन लक्ष्मण, देखो, इसको चाहे फिलोसफिकल मान लो या कुछ भी मानो, जीवन एक ही है। और इस एक ही जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है कि कुछ ना कुछ तो करना है। सो बस यही एक तलब थी, एक पैशन था कि कुछ करना है, इस जीवन को कुछ अर्थ देना है। और उसी लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ चुनौती स्वीकार करते रहे। गीत सेठी ने एक किताब रखी है। गीत सेठी इज अ फिनोमिनल एंड रिनाउंड बिलियर्ड्स एंड स्नूकर प्लेयर। उसने एक किताब लिखी है द स्वीट स्पॉट, ऐसे करके कुछ किताब है। उसमें सबसे शुरू में वो एक कहानी बताता है, जो कहानी शायद हम सब बचपन में सुनते आए हैं, कि एक प्रिंसेस है और उसको एक किसी ड्रैगन ने उसको कैद कर रखा है। द प्रिंस हैज टू फाइट द ड्रैगन एंड विन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस। सो उसने उसमें लिखा कि वो प्रिंस लड़ता है ड्रैगन से, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रिंसेस का हैंड जीतना है, क्योंकि उसके बाद उसको अगले ड्रैगन के साथ लड़ना है। सो देयर आर सम पीपल हु लुक फॉर चैलेंजेस इन देयर लाइफ। सो अनफॉर्चुनेटली आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी। मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं अक्सर अपना जीवन देखता हूं तो उसमें बहुत कष्ट होता है। मैं अपने आप को कष्ट में झोंकता हूं, और मैं कई अब अपने दोस्तों को देखता हूं तो क्या मजे में जी रहे होते हैं, बिल्कुल सरल मजेदार जिंदगी। तो जो अचीवर्स होते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसमें अपना एक सेटिस्फैक्शन होता है। सम पीपल आर बिल्ट फॉर दैट, सम पीपल आर बिल्ट फॉर दैट। सो आई एम वन ऑफ दोज हु इज बिल्ट फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई I love to take on some challenges, and each challenge has been nothing less than impossible. जब मैं सेना में था, या सबसे पहले मैं कहूं जब मैं 11वीं क्लास में था, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि सेना में जाना है, आर्मी में जाना है, एनडीए एग्जाम क्रैक करना है। उसके बाद जब वहां गए तो आतंकियों को 1991, 92 आई वॉज इन कश्मीर एंड आई वॉज जस्ट 22 years old। वहाँ ये था कि 120 की जो टुकड़ी है मेरे पास, कंपनी है, उसको जिंदा वापस लेकर आना है और आतंकियों को ख़त्म करना है। वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके आगे तो हम कुछ देखते ही नहीं थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जीवन आगे चलता रहा, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती रही। तो मेरी परिवार के अंदर राजनीति में कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी गया। ओलंपिक्स जैसा सपना तो हम देखते ही नहीं थे। उस समय मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, तो द वर्ल्ड वॉज नॉट इन योर हैंड्स एज दे टिपिकली से। द वर्ल्ड वॉजंट सो स्मॉल। तो इतने बड़े सपने ही नहीं होते थे
लेकिन फिर भी था कि एक ही जीवन है, कुछ करना है, तो वो भी करा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम लकी एज वेल. भगवान का आशीर्वाद भी है और आई थिंक बड़ों का भी आशीर्वाद है. बिल्कुल. जिन जिन आपने सफर का जिक्र किया, मैं भी थोड़ा बहुत जहां तक जाना उस सफर को, तो उसमें सफलताएं कम मिलती हैं, विफलताएं ज्यादा होती हैं. फॉर एग्जांपल एनडीए की बात आपने की, रिटर्न हर कोई निकालता है. जब वहां पे जीडी में जाता है तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट को कहा जाता है भाई आप लोग का हुआ नहीं, आप लोग वापस चले जाओ, बैक पैक करके वापस जा रहे होते हैं. बहुत कम लोग सफल होते हैं. जब आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहे होंगे, हमेशा खबरें आती थी कि आतंकवादियों ने इतने सैनिक को शहीद कर दिया. फिर एथलीट पे गए तो वहां भी विफलताएं ज्यादा होती, सफल बहुत कम लोग होते हैं. राजनीति तो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है. तो कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए, अब हिम्मत हार रहा हूं मैं, या फिर कभी ऐसी फीलिंग आई? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे स्टूडेंट जब बाहर निकलेंगे तो ऐसी चुनौतियों का सामना करेंगे. देखिए, सच बात है, जितना मुश्किल काम होगा उतनी ज्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ेगा. सामने से हेडविंड आती है तभी पतंग ऊंची उड़ती है. और ये जीवन के लिए भी सत्य है. जितने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसका मतलब उतने ज्यादा लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, यानी उतनी ही कीमती चीज उस पार है. तो मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब आपका रास्ता सही है, ये मेरा मानना है. और हाँ, मुश्किलें होती हैं तो फेलियर्स भी होते ही हैं. अब ये शायद सेना में से सीखा या जीवन में सीखा, और ये एक्सपीरियंस मेरा रहा कि आप सफलताओं से इतना नहीं सीखते जितना विफलताओं से सीखते हो. जितना फेलियर से सीखते हो उतना सक्सेस से कभी नहीं सीख सकते. और हजारों बार आप मेरा अगर इंटरव्यू देखें ओलंपिक पदक जीतते ही, तो मैंने कहा था उसमें कि मैं 1000 बार मरा हूं तब जाकर यहां पहुंचा हूं. तो उसका कहने का मतलब यही था कि हर बार जब हार होती है तो वो मौत के बराबर होती है. लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो जितनी बार भी गिरे उतनी बार खड़ा हो जाए. और जीवन का अर्थ भी यही है. इट इज द जर्नी, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन. ठीक है, आपने ओलंपिक पदक जीत लिया, फिर उसके अगले दिन खत्म, फिर क्या करोगे? सो व्हाट नेक्स्ट? देन यू पिक अप अ न्यू चैलेंज, बिकॉज दैट इज द जर्नी. It is the journey that you enjoy. And so if I'm here today, I'm enjoying this moment. I'm living in the moment and I want to give 100% to my moment. इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि चूंकि आर्मी में थे, फिर एथलीट बने, अब पॉलिटिशियन है. अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा तीनों में? देखिए, तीनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और उनको डिप्लोमेटिक जवाब मत नहीं, मैं आगे बता दिल रहा से हूं. जवाब दीजिएगा. समानताएं भी बता सकता हूं और असमानताएं भी बता सकता हूं. तीनों की अपने अपनी चैलेंजेस होते हैं. समानता में तो ये कह सकता हूं कि देखिए, चाहे सेना में हो तो आप इस देश के लिए लड़ रहे हो, खेलों के अंदर हो तो भी आप इस देश के तिरंगे के लिए लड़ रहे हो, और अगर सही माने में राजनीति के मंच पे भी हो तो भी इस तिरंगे के लिए ही लड़ रहे हो, इस देश के लिए लड़ रहे हो. इससे बड़ी समानता नहीं हो सकती. एक और समानता है अनुशासन की. आपको लगता है कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन को देखते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही है. कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना आईक्यू रखना पड़ता है, आप कितने डिग्री है उससे मतलब नहीं है, बट कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका है. और उसी तरह अनुशासन, चाहे आप खेलों के अंदर आपको अचीव करना चाहते हो, या सेना के अंदर आप अचीव करना चाहते हो, या राजनीति में आप अभी अचीव करना चाहते हो, योर डिसिप्लिन, अनुशासन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और ये मैंने चीजें लक्ष्मण, अगर इसको संक्षिप्त में मैं समराइज करूं तो चाहे सेना हो, चाहे आर्मी हो, या आज का जीवन हो, व्हाट हैज मेड मी सक्सीड, एंड आई एम जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, मैं कुछ नहीं हूं. रेजिलियंस, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, प्रिपरेशन, प्लानिंग, ये सारी चीजें जाती हैं जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो. और बॉक्सिंग में अक्सर ये कहते हैं कि आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, कितनी भी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कर लो, जब एक बार रिंग में मुक्का पड़ता है ना, उसके बाद में उसका क्या एक्शन होता है वो सब कुछ उस पर निर्भर करता है. सारे ट्रेनिंग से बेहतर होता है. सबसे बढ़िया ट्रेनिंग वही है
जब रिंग में जाओ और मुक्का खाओ और उसके बाद में आपकी आंख खुली रहती है या नहीं, उसके बाद में आपका दिमाग की खिड़कियां खुली रहती है या नहीं, तब आप बंदा बन सकते हो, तब आप चैंपियन बन सकते हो। एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। क्योंकि आप सर एक यूथ का एक्सप्रेशन ही नहीं है, यूथ मिनिस्ट्री भी कवर कर देख रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यूथ एक बहुत बड़ा डिविडेंड के तौर पर भारत में उभर कर सामने आया है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे एम्पावर करें, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? सी अनडाउटेडली इस देश की ताकत युवाओं के अंदर है और कई बरसों तक हमारा देश सबसे युवा राष्ट्र रहने वाला है। और इसी कारण से आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश होती है, सरकारों की भी, कंपनीज की भी, हर तरह से। हम हैकाथॉन्स करवाते हैं बार बार। हम हैकाथॉन्स में किसको बुलाते हैं? वी डोंट कॉल 40 years and above. We are calling young people who are technologically alive and active, aware, और जो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं समस्याओं का। उसके लिए हम हैकाथॉन्स, बार बार हैकाथॉन्स होती हैं। अब हम स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जिस तरह की एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, वहां घर घर में कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर है, खुद का कुछ करना चाहते हैं। और खुद का कुछ करने का मतलब ही स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप के अंदर स्केलेबिलिटी हो तो आप यूनिकॉर्न बन सकते हैं। अब स्टार्टअप के अंदर अगर टेक्नोलॉजी हो तो आपको सरलता से चला सकते हैं। तो अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स हैं। तो हर समय युवाओं के आइडियाज और उनके कोलैबोरेशन या उनके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा युवा राष्ट्र, और आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आप एक सांस में भी, एक समय में भी अगर एक स्वर निकालते हैं, एक सोच को आगे बढ़ाते हैं, वो सोच 15-20 साल से पहले तो कुछ नहीं हो सकता था। आज के समय में अगले 1 मिनट के अंदर पूरे देश में वायरल हो सकती है। सो आप एटीट्यूड बदलने की बात करते हैं। यूथ डोंट कम विद बैगेजेस। आप एटीट्यूड बदलने की बात करते हैं। वो एटीट्यूड बदलना कहां से शुरू होगा? महात्मा गांधी वेरी राइटली सेड, बी द चेंज यू वांट टू बी। आपसे शुरू होगा वो चेंज। सो यूथ इज अनडाउटेडली, एंड दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he takes youth in every opportunity, in every scheme, every program. हर मन की बात के अंदर वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि उस गांव के अंदर किसी युवा ने ये करा, चाहे वो खुल के सेल्फ अचीवमेंट के लिए हो, क्या सोसाइटी के काम के लिए हो। ये सारे उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमें भी लगे अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और यही होता है। मैं खेलों से 2004 से पहले जब मैंने ओलंपिक्स की तैयारी शुरू करी, 99% ऑफ द पीपल यूज्ड टू से कि पागल है ये, ब्राउन स्किल्ड पीपल डोंट विन इन ओलंपिक्स। वो मानसिकता थी, लेकिन वो मानसिकता बदली। एक बार जब अपने में से कोई जीतता है तो लगता है जब ये जीत सकता था तो मैं भी जीत सकता हूं। तो एक सेल्फ बिलीफ बनती है। ये इसमें एक चीज, चूंकि आप यूथ स्किलिंग डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, तो अभी कुछ अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से मैं आपसे पूछूं, क्या कुछ इनिशिएटिव ऐसा ले रहे हैं ताकि इस यूथ को या स्किलिंग को हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल तक लेके जाएं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिग्रीज से कुछ नहीं होने वाला, इट्स जस्ट अ स्टार्ट पॉइंट। लेकिन डिग्रीज मस्ट टर्न इनटू अ डिलीवरेबल, एंड दैट हैज टू बी विद स्किल। और इसीलिए हम लगातार, अब हमने जैसे राइजिंग राजस्थान हमने करा पिछले साल। राइजिंग राजस्थान के अंदर हमने देश और दुनिया की कंपनीज को इनवाइट करा और उसके अंदर नई पॉलिसीज बनाई, स्पष्टता लेकर आए कानून के अंदर कि हम ये करेंगे। उससे उनके दिमाग में भी क्लैरिटी आई कि राजस्थान के अंदर ये संभव है। हम जमीनों को पहले ऑक्शन करते थे, यानी अगर आप बिजनेस भी करना चाहोगे, आपके पास आइडिया भी होगा, लिमिटेड पैसा होगा, आपको ऑक्शन में आना पड़ेगा। ऑक्शन में आप आओगे तो आर्टिफिशियली प्राइस एस्केलेट हो जाएगी जमीन की, बिकॉज रियल एस्टेट भी एक बिजनेस है, वो भी आ जाते हैं। सो वी हैव नाउ गॉन इनटू डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वी विल अलॉट यू लैंड बाय नेम स्ट्रेट अवे ऑन अ फिक्स प्राइस। सो ये हम सब कर रहे हैं सो दैट देयर इज एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्रिएटेड, एक आर्थिक माहौल पूरे राजस्थान के अंदर बने। जहां जहां आर्थिक माहौल बनता है वहां वहां अपने आप अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड इकोनॉमिक वाइब्रेंसी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ जाती है। उसी के साथ
हम इंडस्ट्रीज के साथ बोल रहे हैं। राजस्थान के अंदर मार्बल का काम बहुत होता है, ग्रेनाइट का काम होता है, तो हम ग्रेनाइट और मार्बल एसोसिएशन से कहते हैं कि आप क्यों नहीं स्किलिंग के अंदर आ जाते। हम जो पैसा स्किलिंग पार्टनर्स को देते हैं हम आपको देते हैं। उसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, जो कंपनीज हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है हमारे यहां जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो हम उन्हीं को पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक शुरू हो गया। उसी की तरह टेक्सटाइल के अंदर है, जो टेक्सटाइल है, लॉजिस्टिक्स है, इस सब के अंदर स्किलिंग हो रही है। सो वी नाउ हैव अ एआई डैशबोर्ड दैट टेल्स अस कि किस सेक्टर के अंदर स्किलिंग की जरूरत है, और फिर हम स्किलिंग वहीं पर ही करते हैं। आप लोगों ने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई हमारी किया है? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अलग अलग सेक्टर से जो कॉलेजेस हैं वो जुड़े हुए हैं, विच आर इन्वॉल्व इन स्किलिंग। तो उसमें कलिनरी स्किल्स हैं, कोई शेफ बनना चाहता है उसको, कोई पेस्ट्री बेकिंग करना चाहता है वहां पर, कोई पेंटिंग है, कोई ज्वेलरी का काम है, ज्वेल्स का काम है, डिजाइनिंग का काम है, हर तरह की स्किलिंग हो रही है। और मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे कई कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज के जो मालिक हैं वो आकर मुझे बोलते हैं आप मंच से बोलिए कि डिग्रीज की जरूरत नहीं है, स्किलिंग की जरूरत है। मैं कहा इतना ब्रॉडली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि डिग्री लीजिए, साथ साथ स्किलिंग भी करिए। ये जो घड़ी है ना, ये टिक 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 जो चल रही है, ये कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हर उस टिक के साथ आपके सीवी में कुछ टिक लग सकता है, वो आप ही कर सकते हो। और अगर आप इंतजार कर रहे हो कि कोई मेरे लिए आके दरवाजा खोलेगा, तो करते रहिए, कोई नहीं खोलने वाला, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। द डे यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योरसेल्फ, जिस दिन आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेके करोगे कि आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक जो चीज मेरे साथ होगी उसके लिए मैं और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं, उस दिन से आपके सफलता के दरवाजे खुलने लग जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेकर के आएगा। एक सवाल जो आपने जॉब के दौरान कहा, उसमें पूछना चाहूंगा, आखिर ये क्यों बार बार सवाल उठता है कि डिग्री की जरूरत नहीं, स्किल की जरूरत है? ये गैप क्यों है आखिर? क्योंकि अब आप पॉलिसी मेकर भी हैं। देखिए, आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं, जो फैकल्टी के अंदर इंडस्ट्रीज के लोग लेकर आ रहे हैं। वो उनको, स्टूडेंट्स को केवल थ्योरी नहीं, वो उनको प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हैं। जीवन में क्या होता है, इसको हम जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है। तो अगर आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अभी से रिसर्च कर रहे हैं उनकी चीजों के ऊपर। तो अभी से एजुकेशन, विच इज नॉलेज, विच इज इंपॉर्टेंट, उसका कोलैबोरेशन विद जॉब शुरू हो गया है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो स्टार्टअप्स भी है, स्टार्टअप्स भी पूरे टाइम आइडियाज के बारे में सोचते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। 90% ऑफ द पीपल, 90% लोगों के बारे में बात करते हैं। 9% लोग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, और केवल 1% लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो जो आइडियाज के बारे में बात करेगा उसी को आइडिया मिलेगा। एंड देन यू हैव टू शो कमिटमेंट, रेजिलियंस, कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग टू मूव अहेड। और फेलियर्स होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन के अंदर जो बोल दे मेरे जीवन में एक भी असफलता नहीं हुई। और मैं जानता हूं, जितने अचीवर से मैं मिला हुआ हूं, कि हर अचीवर यह कहता है कि मैं सफलता से नहीं, असफलता से सीखकर यहां पहुंचा हूं। सो अगर आपके फेलियर्स आ रहे हैं तो घर में मिठाई बांटो कि अब आप सफलता के रास्ते पर हो। आप में से कोई है जो फेलियर होने पे घर में मिठाई बटी हो? नहीं, लेकिन बांटिएगा सर। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि इनका अपने जर्नी देखा है, तो इनकी जर्नी ऐसी जो बता रहे हैं वो व्यवहारिक अनुभव है। और वाकई मैंने अब देखा है, सोशल मीडिया का जमाना है, कि कई लोग सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे के 40% आए, मैं घर में मिठाई बांट रहा हूँ। हाँ, जबकि 100% की होड़ चल रही होती है। तो ये भी एक वजह है। दैट इज एक्सेप्टेंस ऑल्सो। देखिए क्या है, और मैं एक इवेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉमनवेल्थ का गोल्ड
मैंने केवल एक्सेप्टेंस से जीता। उसकी कहानी मैं बताता हूं संक्षिप्त में, क्योंकि समय कम है आपके पास। आप घड़ी पे मत देखिए, समय है, आप बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं। 2006 की बात है। 2002 में मैंने राष्ट्रमंडल गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। 2006 के अंदर मेलबर्न में थे और मैं फॉर्म में नहीं था, मेरे से मिस हो रहे थे टारगेट्स एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। और फ्रस्ट्रेशन में मैं और ज्यादा ताकत लगाता था, और ज्यादा ताकत लगाता था, मैं और मिस करता था और फ्रस्ट्रेट होता था। समवेयर इन द मिडल ऑफ द कॉम्पिटिशन, आई डोंट नो, मे बी एन एंजल वाज पासिंग एंड आई सेड आई एक्सेप्ट इट। मैं स्वीकार करता हूं कि जिस फॉर्म में हूं उस फॉर्म में हूं और उसी से अपनी नैया पार लगाऊंगा। और बिलीव मी, मेरे मिसेस कम होने लग गए एंड आई वन दैट कॉम्पिटिशन एट अ लो स्कोर। सबका स्कोर लो था, उसमें मेरा भी स्कोर लो था, लेकिन मैं पोडियम पे खड़ा हुआ, तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान बजा। इट वॉज प्योरली ऑन एक्सेप्टेंस। एंड आपने जो बात कही, मैं ऐसे पेरेंट्स को भी कॉम्प्लीमेंट करता हूं जो अगर 40% आए, 30% आए, उनको स्वीकार करते हैं कि ये 30% तो आज की तारीख के 30% है, कल के थोड़ी ना है। तो आज इसको स्वीकार करते हैं और फिर बैठते हैं कागज पेन लेकर कि क्या कमी रही। दुखी होना चाहिए, लेकिन सीमित समय के लिए दुखी होना चाहिए और उससे फिर एक ऊर्जा मिलती है। बेइज्जती होनी चाहिए। यहां पे कितनों की बेइज्जती हुई हुई जीवन में, हाथ खड़ा करो। गुड, बधाई हो आप सबको। जब जब मेरी बेइज्जती हुई है, और अनेकों बार हुई है और हर तरह से हुई है, तब तब मैंने उस ताकत को, जो गुस्सा आता है, उस ताकत को अपने अंदर रखा, एक न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह, कि इसको धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रिलीज करूंगा। जब बिल्कुल थक जाऊंगा जिस दिन, उस दिन याद करूंगा कि आप बेइज्जती हुई थी, फिर 4 कदम और चलूंगा। इसको याद रखना है और एक दिशा देकर काम करना है। दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर फ्यूल। ये रोटी वोटी से फ्यूल नहीं होता। फ्यूल यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। और ये फ्यूल यही है। जीवन में कुछ करना है, जो कुछ करना चाहते हो, उस करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, उनको अपने पास हासिल करो और वो जज्बा लो और उसको अचीव करो। हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा कि लोग 40% 35% का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया, लेकिन हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। कई बार वो स्कोर कार्ड में नहीं दिखता है, कई बार कहीं और दिख रहा होता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो बेइज्जती होने के बाद लोगों को लगता है जो हमारी कमजोरी है, मजबूती है, हम लोग मजबूती पे काम करेंगे। हो सकता है कमजोरी को हम लोग एक लिमिट तक दूर करके फिर आगे बढ़ना चाहें। तो ये एक ऑप्शन एक होता है लोगों के पास, और ये मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी सबक होती है। 100%। हम जिस चीज को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ग्रांटेड लेते हैं, एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, ये भी कोई क्वालिफिकेशन। और जब आप दोस्त ढूंढते हो तो किसे ढूंढते हो? एक अच्छा इंसान को ढूंढते हो। आप अक्सर बोलते हो ना कि यार वो बंदा ठीक है, यार वो दिल का साफ है, उसको साथ रखना। तो यू लुक फॉर दोज क्वालिटीज इन अदर्स। लेकिन जब खुद इतनी बड़ी चीज जो, जिसको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, तो जैसे लक्ष्मण कह रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है एंड इट इज पॉसिबल कि आपको अभी पता ही नहीं कि आपके अंदर खूबी क्या है। आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपको बता सकता है। आपके टीचर्स बता सकते हैं जो आपको हर समय देखते रहते हैं, आपके दोस्त बता सकते हैं, आपके दुश्मन बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी। हालांकि बच्चों के लिए मैं सवाल पूछ लूं आपसे कि आपके अंदर एथलीट वाली खूबी कब पता चली आपको? मेरे ख्याल से एथलीट वाली क्वालिटी तो शुरू से ही मैं स्कूल के अंदर या घर में भी हमेशा देखता था 4 कब बजेंगे, तो 4 बजते ही बाहर होते थे, घर से बाहर खेलना दौड़ना। ये तो बचपन से ही पॉलिटिशियन वाली? पॉलिटिशियन मैं एक आपको पहली बार ये बात बोल रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी शायद, और मैं इस बात में भी विश्वास करता हूं कि आज जो हम हैं उसके अंदर पूर्व जन्म और हमारे कर्मों का, आई एम बीइंग फिलोसॉफिकल, बट कर्मों का सवाल है। तो आज भी जो आप कर्म करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं काउंट होते हैं। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं था राजनीति के अंदर, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हमारी 4 पीढ़ियां सेना के अंदर थी, वो भी एक ही पलटन में थी। लेकिन क्लास 10th में
मैंने अपना नाम राज्यवर्धन सिंह लिखा, और उसका कारण ये था कि मुझे लगा कि कहाँ क्लास 10th में मुझे आया कि पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो राज्यवर्धन सिंह ज्यादा अपील करेगा लोगों को तो उस वजह से उसके बाद वो थॉट खत्म हो गई। बट मैंने 10वीं के अंदर जहां नाम दर्ज होता है वहां राज्यवर्धन सिंह लिखा दिया, उसीलिए आज तक मेरे पासपोर्ट और बाकी सब में समस्या रहती है, क्योंकि हर जगह राठौर लिखा रहता है और पासपोर्ट के अंदर सिंह लिखा हुआ है। बट आई एम जस्ट इट्स अ पासिंग थॉट, सो दीज थिंग्स कम टू यू। सो मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन शायद परिस्थितियों की वजह से मैं राजनीति में आया। हालांकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से यंग हमारे पास आ रहे हैं और राजनीति का दायरा बढ़ रहा है, ये भी एक विधा होनी चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों को कि बाई चांस आप पॉलिटिशियन बन जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, या फिर खानदानी तौर पे आप पॉलिटिक्स में आ जाए। ऐसा क्यों, जबकि राजनीति की जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ सोचा जाए कि हाँ, आपको राजनेता बनना तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, इसके लिए स्किलिंग होगी, ये ट्रेनिंग होगी। देखिए, इसके लिए एक अलग से कोर्सेज हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति का मंच सबसे महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच से आप वाकई में दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। अगर यहां पर आपको सबको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट यू आर अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, you like it or not. Each and every one of you, those who are outside, those who are inside, they like it or not, they're affected by politics. Why? Because जो आज जो निर्णय हो रहे हैं, जो नीतियां बन रही हैं, वो अगले 25 साल तक आपको भोगनी पड़ेंगी. You will be a subject to those policies. आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, you are affected by the policies. So it is a part of our life. So the platform is very important. ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है इस मंच से सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वो है लॉजिक और कमिटमेंट. लॉजिक और कमिटमेंट के साथ आप जब काम करेंगे तो अपने आप सही बदलाव होगा. हालांकि बच्चों से पूछ लूं कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कि नहीं. आप में से कोई है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? सर टिप्स बताएंगे जो बिल्कुल 100% सफल होगा. आपका बताइए, क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? सर बेसिकली चेंज के लिए, और दूसरी बात जैसा कि मैं आजकल देखता हूँ सर, बहुत बायस्ड हो गया है सब कुछ, हिपोक्रेसी हर जगह हो गई है. अगर हम अपोजिशन की भी बात करें, कोई कहता है हम 75% रिजर्वेशन ले आएंगे, कोई कहता है हम जाति जनगणना करा लेंगे. सर कोई ये नहीं कह रहा कि एक आदमी गरीब है, उसके पास सिचुएशन नहीं है, हम उसको आगे बढ़ा दें. सब ये कहते हैं तुम उस जाति के हो, तुमको आगे बढ़ा देंगे, तुम इस जाति के, तुम उसको आगे बढ़ा देंगे. सर हिपोक्रेट जब सब हो गए हैं तो किसी को तो पढ़े लिखे को आगे आना पड़ेगा. जैसे कि सर हैं, सर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, सर आर्मी में रह चुके हैं, मैं बहुत इंडोर्स करता हूँ, मैं ऑलरेडी सर के बारे में बहुत पढ़ चुका हूँ. सर वही चीज है, अभी अगर हम बात करें, कोई अगर एक अपोजिशन का लीडर आके ये कह देता है कि जब हम सत्ता में आएंगे हम 75% रिजर्वेशन ले आएंगे, तो सर क्या हम जो जनरल लोग इस भारत में रह रहे हैं, हमको रहने का हक ही नहीं है? क्या सीन है? कोई कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप ले आइए, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा लिखा शख्स हो पॉलिटिक्स में आए ताकि रियल चेंज लाइफ में लाए, ये एक सर सबसे बड़ा एक्चुअल जरूरी है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके, जो इंडस्ट्रीज ला सके. चाइना आगे बढ़ा है, हम 1990s में सेम थे, एक पोजीशन पे थे हम. जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है, कोई भी एक ऐसा आदमी आए जो ये कर सके, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एप्पल आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है. सर कुछ वो वैसा करने की जरूरत है. है. राठौड़ साहब देख रहे हैं यंग जनरेशन की थिंकिंग कितनी आगे तक है, आपको बड़ा चैलेंज मिलने वाला आने वाले दिनों में. नहीं, बहुत अच्छी बात है. बैठ जाइए. बिना जैसे चैलेंज का तो ऐसा है कि जब तक सामने से हवा नहीं चलेगी, जब तक पतंग कैसे उड़ेगी है ना. बट वो बात नहीं, बहुत सही बात है. और देश की राजनीति इज अंडरगोइंग अ चेंज, एंड अ वेरी बिग रीजन इज द इंटरनेट. इस इंटरनेट के माध्यम से आज जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है वो पहले नहीं थी. भले ही डिलीवरी ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड हो या आप पॉलिटिशियन को पहचानने और जानने से हो, बट इसके साथ साथ जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज डबल एज्ड. इसके साथ साथ फेक न्यूज भी चल रही है, इसके साथ साथ एआई जनरेटेड चीजें भी चल रही हैं. सो फाइनली आप सबको बहुत शार्प रहना पड़ेगा, बहुत समझदार रहना पड़ेगा, काफी अलर्ट रहना पड़ेगा. अलर्ट रहना पड़ेगा कि छान के कौन सी चीज आप रखना चाहते हो. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
देश की राजनीति, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में रहना चाहिए। जब मैं कहता हूं युवाओं के हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इस मंच पर आ जाए। हर कोई इस मंच में आएगा तो काम कैसे चलेगा, लेकिन बहुत जरूरी ये बात है कि आप जागरूक रहें और उस जागरूकता से जिसको आप समर्थन देते हैं वो ऐसा व्यक्ति हो जो काम कर सके। एंड थैंकफुली इट इज पीरियोडिकल, हर 5 साल के बाद बदलाव निश्चित है, तो हमें प्रूव भी करना पड़ता है। पहले 5 साल में प्रूव करना पड़ता था, अब हर साल आपको प्रूव करना पड़ता है, हर साल आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो। सो इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडरगोइंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं सर से? कोई सवाल? सब शर्मा रहे हैं कि आपको लगता है मन में कुछ सवाल होगा? अच्छा, मैं अपनी तरफ से सवाल पूछवाता हूँ। आप माइक दीजिएगा इनको, आपके बगल में जो रेडी बैठी हैं। सर, मेरा नाम सोनल माहेश्वरी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अभी तो आप कुछ पूछना ही नहीं चाह रही थी, मैंने अच्छा। जबरदस्ती माइक पकड़ा है आपको। सर, फिर भी थोड़ा सा माइंड में आ गया। जी पूछिए। आपकी जो जर्नी रही है, आपने बताया मेरे में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, ठीक है। तो एक चलिए, मैं एक सवाल एक और था इसी के अंदर कि जो जर्नी है, ठीक है, आपके हिसाब से आपने मतलब उतार चढ़ाव देख लिए और समझ लिए, बट अभी की जो जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, जेनजीज हैं, वो कैसे उनको मतलब उतार चढ़ाव को देखेंगी, कैसे उनको सोल्यूशन निकालेंगी? एक चीज मेरे से यही चीज पूछना चाहती थी मैं आपसे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनल माहेश्वरी। सोनल, ये हर व्यक्ति को अपनी खुद की जर्नी जीनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति का रिस्पांस अलग रहेगा चुनौतियों में। उसका क्रक्स यही है, बेसिक क्रक्स यही है कि हार से डरते हो और इसलिए शुरू ही नहीं करोगे तो हार गए। हार से डरते हो तो प्रिपरेशन करो। प्रेशर नहीं झेल सकते तो प्रेशर भी 2 तरीके होते हैं। एक प्रेशर होता है जिससे दाल पकती है, ये, और एक प्रेशर होता है जिससे प्रेशर कुकर फटता है। तो कौन सा प्रेशर झेलना पड़े? प्रेशर इज अ प्रिविलेज। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, इसका मतलब कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्या कमाल की बात है अगर आपको ऐसी जिम्मेदारी मिली भी है, बट क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, medals are not won at the event, medals are won in the training, they are collected at the event. आप जब अकेले में तैयारी करते हो, वो तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है, और वो तैयारी करने के बाद जब आप मैदान में आते हो तब आपको कोई शाबाशी देता है कि यू आर एक्सीलेंट। एंड दिस इज अ फेज। ये नहीं है कि अगर एक बार आपने कोई सफलता पा ली तो उसके बाद सफलता ही पाते रहेंगे। हार जीत, असफलता सफलता चलती ही रहेगी। इट इज फाइनली, आर यू आर चैंपियन और नॉट? द चैंपियन इज बाय हार्ट, दैट यू डोंट गिव अप। आपको होना पड़ेगा। एक सवाल मैं खुद पूछना चाहता हूँ, माइक दीजिएगा इधर ला करके। यहाँ पीछे से 4th रो में 3rd राइट हैंड साइड में। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ सभी जो बैठे हैं, इधर 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 आगे आ जाओ। यहाँ जबरदस्ती तो नहीं बिठाया किसी ने? यहाँ 3rd में, हाँ वहीं पे उनको दो 3rd, जहाँ पे खड़े हो वहीं से 3rd में। आपसे कह रहा हूँ, जो सबसे सुस्त लगेगा उससे सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए उनके पास भेजा मैंने। तुम टीचर रहे हो क्या लक्ष्मण? नहीं, टीचर नहीं रहा हूँ, लेकिन मॉनिटर जरूर रहा हूँ क्लास का। अपने बिल्कुल शांत होकर बैठे थे। मैं सवाल पूछता हूँ, आप सवाल मत पूछिए, मैं यही सवाल पूछता हूँ कि सर ने एक चीज बड़ा अच्छा बीच में पूछा था कि कभी जिंदगी में बेइज्जती महसूस हुई क्या? किसी ने, क्लासमेट ने या फिर किसी ने, पड़ोसी ने कहा क्या, अरे मतलब तुमने तो ऐसा कर दिया, ऐसा सोचा नहीं था, समथिंग लाइक दैट? हाँ सर, यस सर। उसको कैसे आपने लिया? अगर आप डिस्क्लोज कर सकें, क्या बेइज्जती हुई? सर, मैंने इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस से, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लिया था। तो मुझे मेरे नेबर्स ने बोला था कि आपने तो इंजीनियरिंग करी, ये तो वही है, इंजीनियर्स तो रोड पे घूमते हैं, तो आप तो वही, आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया फिर? बट बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं जब पत्रकार बना तो लोगों ने कहा पत्रकार तो वैसे ही घूमते रहे, तुम क्या कर रहे हो दिल्ली में रह के? मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, मैं आपने अपनी शेयर करी तो मैं भी शेयर करता हूं। जब मैं ओलंपिक्स की तैयारी करने का मैंने निर्णय करा, मैं सेना में था, ऑफिसर था और अच्छा कर रहा था। जैसे किसी ने बोला मैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर वगैरह जीता था वहां पे। सो
मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि वहां कैसे जियोगे, खैरात पे जियोगे क्या? मुझे याद है आज तक। तो ये सब अच्छा है। आई एम हैप्पी दैट आपकी बेइज्जती हुई। अब उसको रखो, अपने मन के अंदर रखो और उसको फिर दिशा दो, और फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पड़ोसी को अपने आप पता चल जाएगा। आपने मेंटेन कैसे किया अब? सर एक्चुअली मैंने जॉब करी थी, उसके बाद 2 साल मैंने जॉब करी आईटी कंपनी में, उसके बाद अभी मैं अब एमबी के लिए आई हूँ। चलिए, तो ऐसे कई लोग आप पे से होंगे, आप में से और कोई हैं जिन्होंने पीछे बैठे हैं, उनको दीजिए। हम लोग के यहाँ जब गांव में शादी के लिए लड़के के पास आते हैं, लड़की वाले तो पूछा था लड़का करता क्या है, तो मेरी शादी के लिए आए लड़की वाले तो पूछा क्या करते हो, तो कहा कि ये तो पत्रकार है। नहीं, वो तो ठीक है जी, पत्रकार है जी, कमाता क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं ये तो बताओ मुझे। तो ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। हाँ, पूछिए। Good afternoon, sir. My name is Nitin. I am from Haryana. And basically, the Haryana is completely covered with the sports, mostly. And as Lakshman sir was asking regarding what are the amendments you are doing for the government policies. So in the same way, I was talking about the basically one field, as you have talked about the business field. In the same way, what are the amendments are going on for the sports? As suppose an individual sports person need or a sports community need, whatever their basicity is there and what the hurdles they are facing. If suppose a single application was given to any sports officer or any district sports officer, that file goes on up to CM or up to Chief Secretary. After that, it returns back. After that, they again finalize the approval, whether it may be the benefits or whether it may be the changement in the policies or any amendments. After that, it again go to CM and then it got approved. So it's a long process from down to top and then again top to down and then again top. After there is a sign, after that it is getting approved. तो खिलाड़ी अपना हौसला खो देगा। एक दो बार और नहीं भेजा? No, sir. ओके, चलिए मैं वहीं से शुरू करता हूं। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बैठिए, फॉर स्पॉन्सरशिप्स, राइट? तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक, क्या आपका खेल रिकॉग्नाइज्ड है? दूसरा, आपका खेल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, राइट? अब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे घर के अंदर भी होता है, एक सीमित बजट होता है। अगर आपको ओलंपिक पदक जीतने हैं तो उन रिसोर्सेज को आप वाइड स्प्रेड नहीं करते, उनको कॉन्सेंट्रेट करते हो कुछ खेलों के ऊपर। तो कुछ खेलों को चिन्हित कर लिया जाता है पदक जीतने के लिए। अब जैसे बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, लेकिन कुछ लोग स्केट्स पहन के बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, उसको रोलर बास्केटबॉल, ठीक है? फिर एक और सेट ऑफ पीपल आता है जो बोलता है कि हम ड्रिबलिंग नहीं करेंगे, हम बास्केटबॉल में बिना ड्रिबल करके बॉल को लेके जाएंगे, तो वो एक और नाम हो जाता है। तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार चिन्हित करती है कौन से खेलों को हम फंड देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो हम उसको वेरीफाई करते हैं कि इस खिलाड़ी की प्रेजेंट स्टैंडिंग क्या है, कितना स्कोर है, क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल टू ग्रो, एज क्या है, सब चीजें हम चेक करते हैं। उस हिसाब से फिर हम फंडिंग करते हैं। नाउ कमिंग टू योर बेसिक क्वेश्चन, मैं 2 चीजें आपको बताता हूं जो हमने दिल्ली में शुरू करी, केंद्र सरकार ने शुरू करी, विच वॉज टारगेट ओलंपिक पोडियम, विच वॉज हम 200 एलीट एथलीट्स भारत के चुनते हैं। उन 200 एलीट एथलीट्स को हम सब कुछ देते हैं। दुनिया के अंदर कौन से कोने में जाकर आपको ट्रेनिंग करनी है, कौन से कोच के साथ करनी है, कौन सा किस तरह का स्पोर्ट्स साइंस का बैकअप होना चाहिए, everything is paid for. Plus, when Prime Minister intervened, he said give them pocket money also. So 50,000 rupees per month was their pocket allowance also. Spend it how you want. This is Target Olympic Podium. We've replicated the same scheme in Rajasthan for 50 athletes. It is reserved for 50 athletes. तो 50 एथलीट हम चुनेंगे जिनको हम हर तरह की मदद देंगे। दूसरी चीज, 2036 ओलंपिक्स उम्मीद है कि भारत में होगा, उसकी तैयारी हम आज से कर रहे हैं। तो हम 10 साल से लेकर 12 साल के बच्चों का टैलेंट हंट कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। उस टैलेंट हंट से हम चुनेंगे जिनमें फिजिकल काबिलियत है, फिजिकल एबिलिटी है, और फिर हम उनको ट्रेनिंग देंगे अगले 10 साल तक। तो आज जो 12 साल की लड़की है उसको हम अगले 10 साल तक ट्रेनिंग देंगे, तो 2036 ओलंपिक्स तक शी विल बी 22 एंड शी विल बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू विन एन ओलंपिक मेडल। So this is our preparation
for 2036 Olympics and for all the events here on. So this is what we're doing. एक सजेशन मेरी तरफ से है कि गार्जियन तो बड़े थक गए कहते कहते, बच्चे एकेडमी में जाके फील्ड में जाके स्पोर्ट्स करने के बजाय मोबाइल में लगे रहते हैं। इसके लिए कुछ सोचते हैं कि ना आप लोग? ये न्यू जनरेशन के लिए कितना बड़ा कंसर्न है। नहीं, बट लक्ष्मण ने जो प्रश्न करा उससे मैं एक और चीज आपको बतलाता हूं कि अभी तक जो एकेडमीज की आप बात कर रहे हैं, उन एकेडमीज के अंदर सीबीएसई का सिलेबस वही होता था जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एकेडमिशियन बच्चे का के लिए होता है। लेकिन ये बच्चे सुबह 4 बजे जगते हैं, 8 बजे तक ट्रेनिंग करके चेंज करके 9 बजे स्कूल जाते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद वैसी नींद आएगी वहां पर। उसके बाद 3 बजे या 2 बजे जब स्कूल से वापस आते हैं तो बाकी बच्चे अपने होमवर्क करते हैं, ये लोग चेंज करके मैदान में जाते हैं। ये कैसे संभव है? यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप एकेडमिक्स भी एकेडमिक के लेवल पे करो और खेल ओलंपिक लेवल पे करो। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज नाउ कमिंग अप वेरी सून विथ 2 to 3 मोर करिकुलम्स जो सीबीएसई के अंदर ही होगा। द पेरेंट्स विल बी एबल टू चूज कि मैं अपने बच्चे को कौन सा सिलेबस, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्रामेटिक्स में अच्छा है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा है, उसको एक एकेडमिशियन की तरह पढ़ने की क्या जरूरत है? यू कैनॉट डू बोथ द थिंग्स एनीवे। सो वी आर डूइंग दैट एज वेल। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, ये होता है बहुत बड़ी पहल यहाँ पे होगी, क्योंकि समय अब कम, आपने काफ़ी समय हमें दिया है। और मैं इसी के साथ थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग यहाँ पर आए। मुझे याद है मैं स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक मुझे ऐसे लेक्चर सुनने को मिले नहीं। अगर आप जैसे लोग होते तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए।